मोदी जी उन्हीं कंपनियों को बेच रहे हैं जिस कंपनियों को कांग्रेस ने बनाया। एक कंपनी का नाम बताइए जिसको मोदी जी ने या बीजेपी ने बनाया हो और उसको मोदी जी ने बेचा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि एक गरीब किसान मजदूर का बेटा 10 लाख रुपया लगाया, इंजीनियर बना, और उसके बाद जब रोजगार मांगता है उस पर बीजेपी सरकार लाठी बरसाती है और क्या बोलती है कि पकौड़ा तलो, जलेबी बेचो, समोसा बेचो, क्योंकि ये भी रोजगार है। तो ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि 10 लाख रुपया लगाने के बाद जब हमें पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है तो हम पकौड़ा तलेंगे, तो 10 लाख रुपया हमें लगाने की आवश्यकता ज़रूरत क्यों है? इससे अच्छा है कि हम पहले ही पकौड़ा तलेंगे। इसका स्पष्ट रूप से जो है बीजेपी संदेश देना चाहती है कि बीजेपी का शिक्षा स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं आईना अब तक सच जहाँ हम हुआ। आज हम डॉक्टर संजय बौद्ध के आवास पे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिनका वीडियो आप हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। तो आइए उनके कार्यालय, उनके ऑफिस, उनके आवास पर हम चलते हैं और उनसे बात भी करेंगे कि आजकल देश दुनिया में जो चल रहा है इस पे क्या क्या उनका विचार है, उस पे क्या कहेंगे। तो ये देख सकते हैं उनका ये लाइब्रेरी है और इसमें महापुरुषों का जो काशीराम जी है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, फूले साहब, गौतम बुद्ध जी, ऐसे अनेकों महापुरुषों का फोटो लगा हुआ है। इससे उनका विचार का मालूम पड़ता है कि वो कैसे आदमी है। तो आइए हम डॉक्टर संजय बौद्ध से परिचय करते हैं। सबसे पहले अजय जी, आपका चैनल आईना अब तक और आपको मेरे तरफ से शुभकामना, और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो सबसे पहले सर, देख रहे हैं कि अभी जो देश दुनिया में जो न्यूज़ पे चल रहा है, मणिपुर हुआ, ऐसे दलित आदिवासियों को पीटा जा रहा है कहीं, तो उस पर सर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? मेरा ये ओपिनियन है कि जो मणिपुर में जो अभी घटना हुई, इसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड घटना कहते हैं, जिसमें राज्य सरकार पूर्ण रूप से लिप्त है। और इस घटना के पीछे आरएसएस बीजेपी का पूरा हाथ है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो मणिपुर में मुख्य रूप से 2 समुदाय के लोग हैं, कुकी और मतई समाज के लोग हैं। तो कुकी समाज के लोग जो है मुख्य रूप से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको संवैधानिक अधिकार ये है कि उनके क्षेत्र में कोई भी आउटसाइडर्स जो लोग हैं वो उनके क्षेत्र में प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते हैं और वहाँ जो है रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये उनको संवैधानिक अधिकार है। जैसे आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को जो मिला हुआ है। लेकिन जब वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, तो जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, केंद्र में भी बीजेपी है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। इस सरकार ने जो मतई समाज के जो लोग हैं, जो पूर्ण रूप से बीजेपी समर्थक हैं, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती जो है, जो वहाँ की हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के तरफ से उन्होंने फैसला दिलवाया कि जो मतई समाज के लोग भी पहाड़ी एरिया में जा सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये मुख्य रूप से विवाद का कारण है और इसमें बीजेपी पूरी तरीके से लिप्त है। वहाँ के जो मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी सोच के जो लोग हैं वो उसमें शामिल हैं। और जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं के साथ जो है गैंग रेप हुआ, उनको नंगा घुमाया गया, इससे निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है और भारत का इमेज जो है काफ़ी धूमिल हुआ है। जी, यही इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के लिए जो शहीद होते हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को संवारा है, सींचा है, ऐसे लोगों का इस देश में जो है तिरस्कार होता आया है। और जो जहाँ तक आपका सवाल है, निश्चित रूप से वो कारगिल युद्ध में वो लड़े थे, जिनकी धर्मपत्नी के साथ ऐसा हुआ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ होगा और हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि आज भारत में जो भी लोग हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है, वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसके साथ ये घटना हुई, वो कैसे इसको लेकर वो जी रहे हैं, ये मैं तो जब इस घटना को सुना, देखा, तो मैं अंदर से हिल गया। तो मेरा सलाम है ऐसे सैनिकों जो इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी वो जो है
देश के खिलाफ एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला अभी तक। अभी जो एनडीए सरकार चल रहा है देश में, एनडीए सरकार चल रहा है, मोदी जी है, तो इनके खिलाफ विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन बनाया। तो क्या ये इंडिया गठबंधन जो बना है एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? ये बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं उनका वजूद है, ग्राउंड लेवल पे उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो है बेस है, वोट बैंक है। जैसे कि आप तमिलनाडु में देख लीजिए, वहाँ स्टालिन की सरकार है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनके समर्थक हैं भारी संख्या में। बिहार की बात करें तो वहाँ आरजेडी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तो वहाँ पर उनके समर्थक हैं, जनता उनसे जुड़ी हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जनता जो है अखिलेश यादव जी के साथ है, मायावती जी के साथ भी हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जनता 80% केजरीवाल जी के साथ है, और केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी का वहाँ पर अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन है। कार्यकर्ता उनके ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुकाबला ज़बरदस्त होगा 24 में, और इंडिया गठबंधन जीतेगी, क्योंकि इनके पास, बीजेपी के पास जो पार्टियां हैं वो ऐसी पार्टियां हैं जिनके एक एमपी हैं या एक एमएलए हैं। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, मणिपुर हो गया, असम हो गया, ऐसे क्षेत्र, मेघालय हो गया, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इनके एक सांसद है, एक पार्टी है। तो ऐसी पार्टियों का इनके पास गठबंधन है, जिसको ये बताते हैं 38 पार्टियां हैं इनके गठबंधन में शामिल है। अब बिहार में चिराग पासवान की पार्टी है, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो खुद अपनी सीट निकाल ले तो बड़ी बात होगी। तो इनके पास केवल जो है कहने के लिए नंबर्स हैं, जनता इनके साथ नहीं है। दूसरी बात, भारत का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो बीजेपी आरएसएस की नीतियों से दुखी नहीं होगा। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जवान को नहीं छोड़ा, किसान को नहीं छोड़ा, पहलवान को नहीं छोड़ा। जितनी सरकारी जो कंपनियां हैं उसको इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया। तो मुझे लगता है कि हर आदमी दुखी है, महंगाई से लोग दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं। तो मुझे लगता है कि 24 में भाजपा आने वाली नहीं है। तो महंगाई से दुखी है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, हिंदुत्व का अगर लड़ाई लड़ती है तो बीजेपी ही लड़ती है। इस पर मेरा ये कहना है कि आरएसएस बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो कभी देश हित में ना रहा है, ना रहेगा। इनका जो प्रोपेगेंडा यही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर जो है वोटों का पोलराइजेशन करना, ध्रुवीकरण करना, और देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है सरकार बनाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि ये भी हो सकता है कि चुनाव 2024 का जीतने के लिए ये राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है और पार्टी का कमान ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपने देश के कभी नहीं हुए, अपने लोगों के नहीं हुए, और चुनाव के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। 2019 का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने पुलवामा हमला करवाया, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए। और उस समय मोदी जी डिस्कवरी चैनल में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और जब तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जब फ़ोन पर बताया मोदी जी को, तो मोदी जी ने उनको कहा कि इस मुद्दे को दबा देना है, इस मुद्दे को उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि इस पार्टी जो बीजेपी है, इसका रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये सामंतवादी जो सोच के जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी पार्टी है। और इस देश में अभी तमाम, अगर आप देखें तो पूंजीवाद का नंगा नाच हो रहा है। तो आप बोल रहे थे मायावती जी है यूपी में कि चुनाव उनके भी वोट परसेंट ज़्यादा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो उनको बुलाया ही नहीं गया। तो क्या वो उनके गठबंधन में नहीं जाने से क्या वोट बैंक कम नहीं हो सकता है गठबंधन के लिए? मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन में उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि जो बहन जी की पार्टी बसपा है वो राष्ट्रीय पार्टी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो इंडिया गठबंधन में उनको बुलाना चाहिए। और अब क्या कारण है ना बुलाने का, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस देश में 3 पार्टियां हैं जो मिशनरी पार्टियां जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका एक मिशन है, भाजपा है उसका भी मिशन है, बेशक उसका मिशन हमारे देश के लिए ठीक नहीं है,
लेकिन उनका भी एक मिशन है, और तीसरी पार्टी बीएसपी है, उसका भी एक मिशन है। तो 3 पार्टियां मिशनरी हैं, बाकी जो पार्टियां वो मशीनरी हैं। तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन में ना बुलाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं मायावती पीएम के लिए अपना दावेदारी ठोक दे, एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भीम आर्मी प्रमुख जो चंद्रशेखर जो है उर्फ रावण, तो उनका यूपी में तेज़ी से उनके समर्थक बढ़ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि 24 में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जो दलित जो वोट है उसका बिखराव होगा। तो ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को लगता है कि इनके पास जो वोट है वो बढ़ जाएंगे, तो फिर इनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा हो सकता है, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन जब मायावती जी का भतीजा है ये आनंद जी, तो चंद्रशेखर जी का बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी का लोकप्रिय बढ़ रहा है यूपी में, आप कह रहे हैं, लेकिन उनके भतीजा आनंद जी तो कह रहे हैं कि हम उनको जानते ही नहीं हैं। उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, तो मैंने सुना है वो MBA है लंदन से, लेकिन राजनीति में मेरा मानना है कि उनके पास यही डिग्री है कि वो बहन जी के भतीजे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, आपको पता है। चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हों, उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव हों, या बहन जी के भतीजे हों, इनको विरासत में, धरोहर में राजनीति मिली है। ये ज़मीनी जो लड़ाई है, संघर्ष है, ये वहाँ से पैदा हुए नेता नहीं हैं। आकाश आनंद को नेता कौन मानेगा? आकाश आनंद ने कौन सा संघर्ष किया? और रही बात भीम आर्मी प्रमुख रावण की, चंद्रशेखर आज़ाद की, तो निश्चित रूप से वो सैकड़ों बार जेल में गए, और जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होता है पूरे देश में, तो कम से कम वहाँ जाते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। तो इस देश का जो दलित, शोषित, पीड़ित, दुखी, किसान, मजदूर जो इस देश का है, उसको ऐसा नेता चाहिए जो सड़क पर संघर्ष करता हो, वो एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करता हो। ऐसा नेता इस देश को नहीं चाहिए, और बहुजन समाज के लोग उसको स्वीकार कभी नहीं करेंगे। जी, अब बात कर रहे हैं दिल्ली में। आज हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली का ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल जी आए थे सत्ता में, तो बोल रहे थे कि हम ये ईमानदार है, हम बंगला लेंगे, नहीं ये लेंगे, सब कुछ कह रहे थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि जो उनका आवास है, CM आवास है, उसमें 45 करोड़ रुपये का सजावट करा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी कई चैनल वाले इंटरव्यू लिए, तो मैंने बार बार एक ही बात कहा है कि जो केजरीवाल है वो सामंतवादी सोच का नेता है। और यही केजरीवाल है, ये कभी RSS का सदस्य हुआ करता था, और वही केजरीवाल है जिसने मेडिकल में रिजर्वेशन का विरोध किया था। तो ये केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या BJP हो, ये सामंतवादी सोच की पार्टियां हैं, सामंतवादी सोच के नेता हैं। केजरीवाल ने कहा था, मैं जो है बंगला नहीं लूँगा, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, और जो है अपने आवास में रहूँगा, हाँ, सुरक्षा नहीं लूँगा, मतलब सारे वादे किए। यहाँ तक कि जो है ये भी कहा कि कांग्रेस, अपने बेटे का कसम खाया था कि कांग्रेस के साथ मैं गठबंधन कभी नहीं करूँगा। लेकिन पहली सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और आज केजरीवाल जो है SC/ST वेलफेयर के लिए जो है 500 करोड़ जो SC/ST वेलफेयर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है, जो SC/ST वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए, उसको इसी केजरीवाल ने दूसरे विभाग को ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और 45 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। CM आवास को जो है चमकाने में, डेकोरेशन में लगाया गया, और यहाँ तक कि वियतनाम से टाइल मंगवाए गए, और एक एक पर्दे 2-2 लाख रुपए के एक पर्दे लगवाए गए। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे जो नेता हैं, इनको मैं अवसरवादी नेता कहता हूँ, सामंतवादी सोच का नेता कहता हूँ। जहाँ इस देश में भयंकर आज गरीबी है, 50% से ज़्यादा BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग जी रहे हैं, और मोदी जी के अनुसार जो फ्री राशन जो दे रहे हैं, ये साबित करता है कि देश के 80 करोड़ लोग आज भी फ्री राशन पर जिंदा हैं। ऐसे देश में अगर नेता 1-1 लाख रुपए का एक पर्दा लगाए और विदेशों से टाइल मंगवा कर लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो नेता जो है वो बहुजन समाज या दलित, पीड़ित, किसान, मजदूर का नेता हो सकता है। तो मोदी जी का बात कर रहे हैं, तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचना भी जीविका है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया में, भारत में तो बेरोजगार कोई है ही नहीं।
इस पे देखिए अजय जी, मेरा ये कहना है कि आज जब बीजेपी सरकार आती है तो जो है हर क्षेत्र पर हमला होता है, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़बरदस्त हमला होता है। जब से बीजेपी आई है, आप एक भी बता दो कि कोई स्कूल, नया स्कूल खुला हो, नया कॉलेज खुला हो, नया यूनिवर्सिटी खुला हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमला इसके एजेंडे में है, इसके पॉलिसी में है। आज के टाइम में शिक्षा जब से बीजेपी आई है 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा शिक्षा को महंगा किया गया है। इसी JNU में जो दिल्ली में है, जहाँ 450 रुपया हॉस्टल चार्ज लगता था प्रत्येक महीने का, उस 450 को 3600 रुपया मतलब बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने कर दिया है। तो जो 450 रुपये में बच्चे रहते थे, वो उन बच्चों को आज 3600 रुपया देना पड़ रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इनके जो एनुअल जो फंड्स गवर्नमेंट देती है उसको 50% इन्होंने कम किया है, और वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फंड है उसको डबल कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि आज के टाइम जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और दूसरे साइड प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज पूरे देश में कुकुर मुत्ते की भांति जो है वो कॉलेज और स्कूल दबा कर खुल रहे हैं, और दिल्ली में ऐसे ऐसे स्कूल है प्राइवेट जिसमें 4वीं 5वीं क्लास में अगर बच्चा पढ़ता है उसका 12 से 15 हज़ार प्रत्येक महीने का फ़ीस है। दूसरी तरफ जो है एक इंजीनियर बनाने में आज के टाइम में 8 से 10 लाख रुपया लग जाता है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब किसान मजदूर का बेटा 10 लाख रुपया लगाया, इंजीनियर बना, और उसके बाद जब रोज़गार मांगता है उस पर बीजेपी सरकार लाठी बरसाती है और क्या बोलती है कि पकोड़ा तलो, जलेबी बेचो, समोसा बेचो, क्योंकि ये भी रोज़गार है। तो ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि 10 लाख रुपया लगाने के बाद जब हमें पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है तो हम पकोड़ा तलेंगे, तो 10 लाख रुपया हमें लगाने की आवश्यकता ज़रूरत क्यों है? इससे अच्छा है कि हम पहले ही पकोड़ा तलेंगे। इसका स्पष्ट रूप से जो है बीजेपी संदेश देना चाहती है कि बीजेपी का शिक्षा स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो शिक्षा बजट बढ़ा दिया है कि ना पढ़ो ना। जी, तो क्या मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तो तब से क्या विदेशों में डंका बज रहा है भारत का? उसके पहले क्या भारत का कोई नहीं जानता था? अभी चीन डरता है, पाकिस्तान डरता है, क्या इससे पहले चीन पाकिस्तान भारत से नहीं डरता था? अजय जी, 2014 के बाद जो है देश में रेलवे लाइन में जो है रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाया गया। 2014 के बाद दिल्ली में एम्स बने, 2014 के बाद IGI एयरपोर्ट बना। इससे पहले देश में कोई एयरपोर्ट नहीं था, ना कोई रेलवे ट्रैक था, ना कोई हवाई जहाज़ थी। 2014 के बाद ही सब कुछ देश के लोगों ने देखा, इससे पहले देश में कुछ नहीं था। ऐसा अंध भक्तों का कहना है, मोदी भक्तों का कहना है। बट आप देख रहे हैं कि मोदी जी उन्हीं कंपनियों को बेच रहे हैं जिस कंपनियों को कांग्रेस ने बनाया। एक कंपनी का नाम बताइए जिसको मोदी जी ने या बीजेपी ने बनाया हो और उसको मोदी जी ने बेचा हो। सारी कंपनियां, चाहे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, रेल हो, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, जितनी सरकारी जो है भेल हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कांग्रेस के राज में बने या गठबंधन की सरकार जब आई थी, जनता दल की सरकार आई थी, जब कुछ कंपनियां बनी, इन्हीं कंपनियों को मोदी जी बेच रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी जो आए तभी से विदेशों में डंका बज रहा है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। मोदी जी ने देश को 200 साल पीछे ले गए, क्योंकि मोदी जी ने क्या किया, एक तरफ सरकारी स्कूल कॉलेजों को प्राइवेट किया, सारी सरकारी कंपनियों को उन्होंने बेचा। तो अब इसमें जो है मोदी जी या कांग्रेस या जो RSS है, उनका एजेंडा क्या है कि आरक्षण ख़त्म करो। अब आरक्षण ख़त्म कैसे करेंगे? आरक्षण ख़त्म करेंगे तो देश में बवाल होगा। तो दूसरा अल्टरनेटिव उन्होंने उपाय क्या लगाया कि सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दो। प्राइवेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। तो एक तीर से जो है मोदी जी कई निशाने लगा रहे हैं। और रही बात विदेशों में डंका बजने का, तो विदेशों में कहीं डंका नहीं बजता है। विदेशों में डंका उस देश का बजता है जहाँ पर
जिस देश में स्वास्थ्य वर्ल्ड क्लास हो, एजुकेशन वर्ल्ड क्लास हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 1 से 100 के लिस्ट में आ जाए। जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है तो ये 700 से ज़्यादा रैंक पर है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो जिस देश की एक भी यूनिवर्सिटी 1 से 100 के लिस्ट में ना हो, वो देश कह रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विदेशों में डंका उस देश का बजता है जहाँ पर बेरोजगार लोग ना हो, बेरोजगारी का दर कम हो। आज भारत में जो है 9 महीने की बच्ची हो या 90 साल की औरत हो, सुरक्षित नहीं है। इसी बंगाल में 90 साल की औरत के साथ बलात्कार हुआ, 3 महीने की लड़की के साथ, जो बच्ची पैदा हुई बेबी, उसके साथ बलात्कार हुआ। इसी देश में बलात्कार में भारत नंबर 1, भूखमरी में भारत नंबर 1, बेरोजगारी में भारत नंबर 1, सामुदायिक हिंसा में भारत नंबर 1। तो कहने का मतलब अशिक्षा में भारत नंबर 1। 45 करोड़ लोग आज बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है। 80 करोड़ लोग फ्री राशन के भरोसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएट हैं। 1947 आज़ादी के बाद से अब तक जो है बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा भारत में 7% है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री, इतनी भ्रष्ट पार्टी देश को चला रही है और प्रत्येक दिन 100 करोड़ बैंकों का घोटाला हो रहा है। 100 करोड़ प्रत्येक दिन। अभी तक 9 लाख करोड़ रुपए जो है बैंकों के लूटे जा चुके हैं। आरबीआई के पास 9 लाख करोड़ रुपया रहता है जो रिजर्व में रखा जाता है, जो कभी देश पर आपदा है, युद्ध है, सिविल वॉर हो, उस टाइम के लिए रखा जाता है। उसमें से 3 लाख करोड़ रुपये जो है मोदी जी ने निकाल लिया है, जबकि उसके गाइडलाइंस में आरबीआई के संविधान में लिखा हुआ है कि आरबीआई का 9 लाख करोड़ रुपया सरकार तभी ले सकती है जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो, सिविल वार हो, या किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो, या कोई बहुत भयंकर महामारी हो, तभी सरकार यूज कर सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा कंडीशन देश में नहीं आया, फिर भी 3 लाख करोड़ रुपये मोदी जी ने निकाल लिया। तो इतनी सारी बुराइयां होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तो ये मैं नहीं मानता, ये मनुवादी लोग मान सकते हैं, उनके अंधभक्त मान सकते हैं। इतना निडर होकर बात कर रहे हैं, क्या डर नहीं लगता है सत्ता पर सरकार से? जिसके दिल में जो है कार्ल मार्क्स के विचारधारा हो, जिसके दिल में जो लेनिन को अपना गुरु मानता हो, जो बाबा साहेब को अपना गुरु मानता हो, कांशीराम जी को अपना गुरु मानता हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि डर होना चाहिए या डरने की ज़रूरत है। जब से मैंने मिशन को देखा समझा, तब से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और हमेशा जान हथेली पर लेकर चलते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया भगवान बुद्ध का सिद्धांत कि इस दुनिया में सब कुछ झूठा है, अगर सच्चा है तो वो मौत है। मौत राजा महाराजा को भी ले गई और हमें भी ले जाएगी। तो जब मौत निश्चित है, फिर डरने की क्या ज़रूरत है। मुझे गर्व होगा कि अगर मैं शहीद भी होता हूँ तो मुझे गर्व होगा कि ऐसे महापुरुषों के विचारों को मैंने देश में फैलाने का प्रयास किया। जी, बहुत बढ़िया बात कही, इस पे हम ताली बजाना चाहेंगे। और एक सवाल और है सर, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जी ने जो घर घर तिरंगा का जो कुछ कहिए, मतलब नियम कहिए, चाहे वो जो निकाले थे तो अमृत महोत्सव के अवसर पर, तो इस पे आपका क्या विचार है? अभी जो है देखिए, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा ये है कि देश में बेरोजगारी है तो कोई सवाल ना पूछे, देश के जो लुटेरे बैंक लूट कर लेकर भाग गए कोई सवाल ना पूछे, देश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं आज जो है एक दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस पर कोई सवाल ना करे, देश में बेरोजगारी दर 7% से ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर कोई सवाल ना करे, देश में भयंकर महंगाई है, इस पर कोई सवाल ना करे। अर्थात जो बेसिक मुद्दे हैं इस पर कोई सवाल ना करे। इसके लिए इनके पास ये प्रोपेगेंडा है कि कुछ नया जो है मनुवादी मीडिया के माध्यम से जो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है घर घर तिरंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज देश में घर घर तिरंगे की ज़रूरत है या घर घर रोजगार की ज़रूरत है? देश प्रेम हृदय से होता है, वो हाथ में तिरंगा लेकर फहराने से देश प्रेम साबित नहीं होता है कि आप देश प्रेमी हैं। देश प्रेम हमारे दिल में है और उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज घर घर रोजगार की ज़रूरत है। आज महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो गया 300 रुपये से। पेट्रोल जो है
जो है 100 रुपये पार है, 100 से ऊपर किसी किसी स्टेटों में 110-15 रुपये मिल रहा है। बिहार में तो 1250 रुपया सिलेंडर। हाँ, तो बिहार में 1250 रुपये सिलेंडर है, और बिहार भारत का सबसे गरीब स्टेट है। वहाँ पर तो कम से कम 500 रुपये सिलेंडर होना चाहिए आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। ये क्या है कि मुद्दों को भटकाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा मनुवादी मीडिया के माध्यम से चलाया जाता है। अभी ज्योति मौर्य का जो है मुद्दा चला 1 महीने, उसके बाद अंजू जो गई है पाकिस्तान, उसका चल रहा है, सीमा हैदर का चल रहा है, उसके बाद 15 अगस्त आ गया, घर घर तिरंगा, अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव तब होता है जब देश के लोग जो है महंगाई ना हो, 2 रुपया लोगों का जो है ना जेब में बचे, स्वास्थ्य ठीक ठाक हो, शिक्षा ठीक ठाक हो, फ्री शिक्षा हो। जब ऐसा होता है तब अमृत महोत्सव होता है। आज देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी वर्ग बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। हम तो देख रहे थे, हमारे बीच संजय बौद्ध जी थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले पार्ट में हम माले नेता अनिल पांडे जी से भी बात करेंगे जो हमारे बीच मौजूद है। तो